हेलो एंड वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस बाय प्रिया भारद्वाज। लास्ट क्लास में हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़, डिराइव्ड क्वांटिटीज़, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ सबका पढ़ा था। उसके अलावा मेज़रमेंट के बारे में हमने उसमें से कुछ पढ़ा था। दूरी और विस्थापन के कुछ क्वेश्चन हमने देखे थे। चलो आज का हम शुरू करते हैं। आज की क्लास में देखो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चाल से कि चाल क्या होती है। पढ़ा हुआ है सभी का चाल क्या होती है। तो ऐसा कह सकते हैं कि चाल जो है वो दूरी तथा समय का अनुपात होता है। क्या होता है भाई? ये दूरी तथा समय का अनुपात चाल कहलाता है। दूरी तथा समय का अनुपात। चाल बराबर हम क्या लिख सकते हैं? चाल बराबर दूरी बटा समय। तो अभी देखो दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर, ठीक है, और समय का मात्रक सेकंड। तो चाल का मात्रक क्या हुआ? चाल का मात्रक क्या हुआ भाई? यहाँ से मीटर प्रति सेकंड, और इसी को मीटर सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं हम, ठीक है भाई। उसके बाद अगर बात की जाए कि वेग क्या होता है, वेग क्या होता है भाई? ऐसा कह सकते हैं क्या कि विस्थापन तथा समय का अनुपात। विस्थापन तथा समय का अनुपात क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। ऐसा लिख सकते हैं, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। विस्थापन की इकाई मीटर, समय की इकाई सेकंड। तो वेग का मात्रक या इकाई की बात की जाए तो क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड, और मीटर सेकंड इनवर्स भी कह सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारा एक और बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है त्वरण। त्वरण क्या होता है? एक्सेलरेशन जिसको बोलते हैं। तो क्या होता है त्वरण? तो त्वरण ऐसा कह सकते हैं वेग में परिवर्तन, का वो समय के सापेक्ष। ऐसा भी कह सकते हैं वेग में परिवर्तन बटे परिवर्तन की दर। मतलब त्वरण जो है हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से हम कह सकते हैं कि v/t, ठीक है। और मात्रक की अगर बात की जाए तो वेग का मात्रक क्या? मीटर प्रति सेकंड, और त्वरण का मात्रक समय का मात्रक क्या? सेकंड। तो यहाँ से अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की या त्वरण की, तो कितना हो गया हमारा मात्रक? इसका होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बोल दो, या बोल दो मीटर सेकंड माइनस 2। तो ये हो गया हमारा त्वरण। इसके बाद एक और बहुत कॉमन सी टर्म आती है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण बहुत सुना होगा आपने। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? देखो सिंपल जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगता है, ठीक है, जी से हम इसको डिनोट करते हैं। इसका भी मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसके अलावा अगर आपके पास पूछ लिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट सा एक क्वेश्चन है कि अभिकेंद्रीय त्वरण का मात्रक, अभिकेंद्रीय त्वरण का मात्रक अगर पूछ लिया जाए तो अभिकेंद्रीय त्वरण का मात्रक भी क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मतलब त्वरण हो, गुरुत्वीय त्वरण हो, अभिकेंद्रीय त्वरण हो, त्वरण का मात्रक हमेशा क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उसके बाद हमारी क्वेश्चन आता है कि चाल जो है, चाल हमेशा कैसी होती है? चाल होती है, क्वेश्चन है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है कि चाल होती है, आपके पास ऑप्शन है पॉजिटिव, दूसरा ऑप्शन है आपके पास नेगेटिव, तीसरा ऑप्शन है आपके पास ज़ीरो, और चौथा ऑप्शन है ऑल। बताओ फटाफट। देखो भाई चाल क्या होती है? तो चाल जो है वो हमारी कैसी होती है? हमेशा ही हमारी चाल जो है वो कैसी होती है? धनात्मक। चलो इसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई वेग होता है, हमेशा वेग होता है, कैसा होता है? फिर से आपसे ऑप्शन दे दिया जाए आपको कि भाई पॉजिटिव होता है, दूसरा आपसे बोल दिया जाए नेगेटिव होता है, तीसरा आपको कह दिया जाए कि भाई जीरो होता है, और चौथा कह दे कि ऑल होता है। तो वेग जो है, वेग बताओ भाई वेग क्या होता है? वेग पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, और जीरो भी होता है। वेग जो है उसके लिए ऑप्शन कौन सा टिक हो जाएगा? ऑल। उसके बाद अगर पूछा जाए कि चाल व वेग का अनुपात, चाल व वेग का अनुपात कितना होगा? ऑप्शन है आपके पास लेस देन 1, दूसरा है आपके पास ग्रेटर देन 1, तीसरा है आपके पास 0, और चौथा है आपके पास लेस देन इक्वल टू 1। तो चाल व वेग का अनुपात बताओ भाई, चाल व वेग का अनुपात क्या होगा? इनका अनुपात हमेशा होगा ग्रेटर देन 1। देखो कैसे कि चाल जो है, चाल हमेशा क्या होती है? बड़ी होती है वेग से। चाल हमेशा होती है बड़ी वेग से। तो दोनों ओर क्या करें? वेग का भाग दे दे दोनों ओर। इधर कितना हो जाएगा? 1। तो चाल और वेग का अनुपात हमारा कितना आता है? ग्रेटर देन 1। उसके बाद हमारा एक इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन आता है
कि एक समान वेग क्या होता है, एक समान वेग क्या होता है, एक समान वेग क्या होता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक समान वेग। ऑप्शन है आपके पास समान समय अंतराल में समान विस्थापन। दूसरा ऑप्शन है आपके पास समान समय अंतराल में समान दूरी। तीसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर ऐसे मिल जाता है कि समान समय अंतराल में असमान विस्थापन। और चौथा ऑप्शन आपको दे दिया जाता है समान समय अंतराल में असमान दूरी। चार ऑप्शन आपके पास। पूछा गया है कि समान वेग क्या होता है, समान समय अंतराल में समान विस्थापन या समान समय अंतराल में समान दूरी, समान समय अंतराल में असमान विस्थापन, समान समय अंतराल में समान दूरी। तो यहाँ से जो एक समान वेग अगर पूछा गया है तो ये क्या होगा, समान समय अंतराल में समान विस्थापन। वहीं आपसे अगर ये वेग की जगह पूछ लेता कि भाई समान चाल क्या होती है, समान चाल, एक समान चाल आप किसको कहेंगे, तो उसके लिए आप ऑप्शन नंबर टिक करते सेकंड, समान समय अंतराल में समान दूरी। बहुत इंपॉर्टेंट सा हमारा क्वेश्चन था। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई असमान चाल बताओ या असमान वेग अगर हमें बताना है कि क्या होता है असमान चाल और वेग, तो या तो असमान समय अंतराल हो, असमान समय अंतराल, ठीक है, और समान दूरी या समान विस्थापन, या असमान समय ऐसा कहते हैं असमान समय अंतराल और असमान ही जो है विस्थापन और असमान ही दूरी हो, या ऐसा कह सकते हैं कि समान समय अंतराल और असमान विस्थापन या दूरी। मतलब यहाँ से अगर चाल के लिए पूछा जाएगा तो चाल के लिए एक ऑप्शन हमारा ये सही हो सकता है, और वेग के लिए जब पूछा जाए तो वेग के लिए ये ऑप्शन सही हो सकता है, असमान चाल या असमान वेग के लिए। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है कि भाई बल क्या है। बल सबने पढ़ा हुआ है कि बल क्या होता है, बल। और ऑप्शन आपको इस तरह से दे दिए जाए कि बल क्या है, m गुणा वी। दूसरा आपको दे दिया जाए m गुणा a। तीसरा आपको दे दिया जाए m गुणा g। और चौथा आपको दे दिया जाए सेकंड व थर्ड। बताएं, फटाफट बताएं। देखें कि बल क्या है। बल अगर हम देखें तो क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। ये भी द्रव्यमान गुणा त्वरण है और ये भी द्रव्यमान गुणा त्वरण है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा। इसके बाद जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट से एक टॉपिक आता है, बहुत पढ़ा हुआ है पहले भी हमने, जड़त्व, इनर्शिया। जड़त्व बोलते या इनर्शिया क्या होता है, पूछा जाए जड़त्व या इनर्शिया क्या है। तो देखो, अगर कोई वस्तु विराम में है, विराम में है तो विराम में रहेगी, विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी। अगर कोई वस्तु एक समान गति से चल रही है, एक समान गति में है, एक समान गति में है तो एक समान गति में ही रहेगी, ठीक है। और तीसरा ऐसा हो सकता है कि एक निश्चित दिशा में है, एक निश्चित दिशा में है तो उसी दिशा में रहेगी। ये हो गया हमारा जड़त्व। विराम, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में तो विराम में रहेगी, कोई गति में है तो गति में रहेगी, एक निश्चित दिशा में अगर गति कर रही है तो उसी दिशा में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। ये क्या होता है, जड़त्व कहलाता है। तो अगर कोई वस्तु विराम में है तो इस चीज़ को हम बोल सकते हैं कि ये जो है, इसको स्पेशली हम एक नाम दे सकते हैं, विराम जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, विराम जड़त्व। दूसरा, अगर एक समान गति में है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, गति जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। और तीसरा, एक समान दिशा में है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, दिशा जड़त्व या इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है भाई। विराम अवस्था में तो विराम में रहेगी, एक समान गति में तो गति में रहेगी, और निश्चित दिशा में तो उसी निश्चित दिशा में रहेगी। ये क्या होता है, इनर्शिया। और ये जो है सबसे पहले किसने दिए बताया था इसके बारे में, गैलीलियो ने बताया था सबसे पहले इसके बारे में, इनर्शिया के बारे में, ठीक है भाई। चलो भाई, जड़त्व के बाद आगे हम बात कर लेते हैं बल के लिए। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HCS में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बल की परिभाषा
क्वेश्चन हमारा, बल की परिभाषा किसके सिद्धांत से, बल की परिभाषा किसके सिद्धांत से प्रतिपादित है, बल की परिभाषा किसके सिद्धांत से प्रतिपादित है। ऑप्शन हमारे पास मिल जाते हैं हमें। पहला ऑप्शन है न्यूटन के प्रथम नियम से, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास न्यूटन के द्वितीय नियम से। तीसरा ऑप्शन हमारे पास तीसरे नियम से। और चौथा ऑप्शन हमारे पास गैलीलियो जड़त्व नियम से, गैलीलियो जड़त्व नियम से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बल की परिभाषा किसके सिद्धांत से प्रतिपादित है, तो मोस्टली हम लोग क्या करके आते हैं, हम सेकंड, न्यूटन का दूसरा नियम, नहीं न्यूटन का दूसरा नियम नहीं आएगा। ये जो है बल की परिभाषा, जो सिद्धांत अगर पूछा गया ना, तो सिद्धांत तो जो है वो है गैलीलियो के जड़त्व सिद्धांत से प्रतिपादित है। और वहीं पर अगर ये पूछ लिया जाए कि बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम द्वारा, न्यूटन के किस नियम द्वारा प्रतिपादित है, अगर नियम पूछ लिया जाए तो न्यूटन के नियम, और सिद्धांत जब कह दिया जाए तो गैलीलियो जड़त्व नियम, ठीक है, या गैलीलियो जड़त्व सिद्धांत प्रतिपादित है। ऑप्शन फिर से आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा इसका, ये न्यूटन का जो है प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ से, ये जो है न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा प्रतिपादित है। उसके बाद अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि बल का गणितीय सूत्र न्यूटन के किस नियम द्वारा प्रतिपादित है, ऑप्शन फिर से आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो, देखो बल का जो सूत्र है हम सबको पता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। ये जो है ये हमें मिला था न्यूटन के सेकंड नियम से, सेकंड लॉ से प्रतिपादित है ये, ठीक है। इसके बाद अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि न्यूटन का दूसरा नियम क्या है, न्यूटन का दूसरा नियम है, ऐसा पूछ लिया जाए न्यूटन का दूसरा नियम है, ऑप्शन आपको दे दिए जाएं कि F समानुपाती dp/dt, दूसरा ऑप्शन दे दिया जाए F समानुपाती m dv/dt, उसके बाद तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया जाए F समानुपाती dp/dt, और इसके बाद अगर आपको ऑप्शन दे दिया जाए ये F समानुपाती m dA/dt, ये चार ऑप्शन आपको अगर मिले तो न्यूटन का जो दूसरा नियम है वो प्रतिपादित है F समानुपाती dp/dt। ये क्या डेफिनेशन देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या है, ये न्यूटन के दूसरे नियम का है। हिंदी में अगर हम बात करें तो बल, ऐसा कह सकते हैं हम, बल संवेग के समय परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती बोल दो या व्युत्क्रमानुपाती है। ये होता है न्यूटन का दूसरा नियम, हमें बताता है, ठीक है। इसके बाद अगर बात की जाए भार क्या होता है, भार आपने बहुत सुना होगा, भार इंग्लिश में बोलते हैं वेट। भार क्या है, भार अगर पूछ लिया जाए तो सबसे पहले ऑप्शन आपको मिल गया वस्तु का द्रव्यमान, दूसरा ऑप्शन आपको कह दे आवेग, ठीक है, इम्पल्स कह दे, तीसरा ऑप्शन आपको कह दे संवेग, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, और चौथा ऑप्शन आपको कह दे बल या फोर्स। तो भार क्या होता है, भार होता है आवेग, भार क्या होता है, वस्तु का आवेग। और अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो भार क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण, ये होता है हमारा भार। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे, क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्रव्यमान तथा भार के बीच अंतर कौन स्थापित करता है, द्रव्यमान तथा भार के मध्य अंतर कौन स्थापित करता है, ऑप्शन यहाँ पर हमें मिल गए, जैसे कि हम कंसिडर कर ले G, दूसरा हम कह दे कि भाई M, तीसरा हम कह दे कि L, और चौथा हम कह दे F। तो चारों में से द्रव्यमान और भार के मध्य कौन अंतर स्थापित करता है, देखो द्रव्यमान जो होता है वो M होता है, भार जो होता है वो mg होता है, तो इनके बीच में अंतर कौन स्थापित करता है, इनके बीच में अंतर स्थापित करता है G। इसके बाद आता है बल की इकाई,
बल की इकाई क्या होता है भाई, बल की इकाई अगर हम बात करें SI सिस्टम में, तो जिसने इसको दिया, इसका नियम दिया, किसने दिया था, न्यूटन। तो न्यूटन ने इसको दिया, तो बल की इकाई जो है वो हम क्या पढ़ते हैं, न्यूटन। अब आपसे पूछ लिया जाए कि भाई 1 न्यूटन को परिभाषित करें, 1 न्यूटन क्या होता है, तो देखिए अगर हम सीधा लिखें तो बल बराबर क्या होगा हमारा, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो 1 न्यूटन जो है भाई, 1 के लिए पूछा तो 1 ही तो होना चाहिए, ये भी 1 होना चाहिए ना। तो हम यहाँ से क्या डेफिनेशन दे सकते हैं, यहाँ से क्या परिभाषा होती है कि जब वस्तु का द्रव्यमान 1 किलोग्राम हो तथा वस्तु पर जो त्वरण है वो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लगे, तब वस्तु का जो बल होगा वो कितना होगा भाई, 1 न्यूटन उसका बल होगा। यहाँ से हम एक और ऐसी यूनिट भी यहाँ से बना सकते हैं इसकी। देखो वह 1 न्यूटन जो हमारे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कह दो, या किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस 2, इसके भी समान होता है। ये न्यूटन का मान आ गया हमारा। ये तो बात हो गई थी हमारी SI में। अगर पूछ लिया जाए CGS में, तो CGS में आपको याद रखना है, CGS यूनिट जो होती है बल की, बल का CGS जो मात्रक होता है, CGS मात्रक जो होता है वो होता है डायन। वो क्या होता है, डायन होता है बल का CGS मात्रक। अब देखो एक डायन को जो है, एक डायन का अगर हम यहाँ से लिखें तो किलोग्राम को बदल दो भाई ग्राम में, किलोग्राम को ग्राम में बदला तो 1 ग्राम, ठीक है। और मीटर की जगह सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर प्रति, समय का तो सेम ही रहेगा, समय का बदलेगा नहीं, ठीक है। ये एक सिंपल से ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गई। लेकिन वहीं पर अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि 1 न्यूटन जो है वो कितने डायन के समान होगी, भाई ऑप्शन आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए 1 न्यूटन जो है वो कितने डायन के समान होगी, तो देखिए किलोग्राम को जब ग्राम में बदला तो 10 की पावर 3 ग्राम हो गया, ठीक है। मीटर से सेंटीमीटर में बदला तो 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, और सेकंड स्क्वायर एज इट इज तो कितना बन गया टोटल, 10 की पावर 5। तो 1 न्यूटन जो है वो 10 की पावर 5 डायन के बराबर होता है। अगर इसका बिल्कुल उल्टा पूछ लिया जाए आपसे कि भाई 1 डायन जो है वो कितने न्यूटन के समान होता है, ये आपसे पूछ लिया जाए, तो इसका उल्टा कर दो भाई, ये नीचे आएगा 10 की पावर 5, तो ये कितना हो जाएगा कि एक जो डायन होता है वो होता है 10 की पावर -5 न्यूटन के समान होता है। एक जो डायन होता है वो क्या होता है, 10 की पावर -5 न्यूटन के समान होता है। इसके बाद हम कुछ इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करके देख लेते हैं बल के ऊपर। चलो अभी बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। देखो पृथ्वी पर 1 किलोग्राम की वस्तु का, ऐसा क्वेश्चन हो हमारे पास, पृथ्वी पर 1 किलोग्राम की वस्तु कितना बल पैदा करती, कितना बल पैदा करती है। तो देखो F बराबर क्या होता है भाई, द्रव्यमान गुणा त्वरण, F बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, ठीक है। तो यहाँ पर हम द्रव्यमान गुणा G भी लिख सकते हैं, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। और गुरुत्वीय त्वरण का मान हमारा कितना होता है, 9.8 होता है हमेशा, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द्रव्यमान हमें कितना मिला, 1 किलोग्राम, और त्वरण कितना हमारा, गुरुत्वीय त्वरण 9.8, तो कितना हो गया, 9.8 न्यूटन हो गया। दूसरा एक क्वेश्चन हमसे ऐसा पूछ लिया जाए कि 4.9 न्यूटन बल पैदा होगा धरातल पर कितने किलोग्राम द्रव्यमान से। बल दे दिया और क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना क्या है भाई, हमें ज्ञात करना है इसका द्रव्यमान। तो m बराबर हम सीधा सीधा क्या लिख देंगे, 4.9 बटे 9.8, इसी फॉर्मूला से निकाल लो। और ये जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिला, 1, ये हमें मिला 1/2, और ये हमारा कितना हो गया, 0.5 किलोग्राम। ऐसे एक और पूछ लिया जाए, किसी वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान 50 किलोग्राम है जब वह 2 सेकंड 5 मीटर पर सेकंड से गति करे, 2 सेकंड 5 मीटर पर सेकंड से गति करे, तो बल बताओ भाई, तो बल कितना लगेगा, तो बल कितना लगेगा। वस्तु का द्रव्यमान दे दिया उसने भाई, कितना वस्तु का द्रव्यमान है 50, ठीक है। और गति कितनी हो रही है, वस्तु में गति कितनी हो रही है भाई, 5 मीटर पर सेकंड, और समय कितना है 2, सीधा सीधा सोल्व कर दिया, 125 न्यूटन हमें यहाँ से मिल गया। देखो जो बल था F बराबर हम ma लिखते हैं, और m एज इट इज a को हम v/t भी तो लिख सकते हैं, यही फॉर्मूला हमने इसमें यूज़ करा है। इसके बाद ऐसा क्वेश्चन दे दे एक हमें कि किसी वस्तु का
किसी वस्तु का बल 100 डायन है तो 50 किलोग्राम की वस्तु का मीटर पर सेकंड स्क्वायर में त्वरण ज्ञात करना है हमें। देखो बल जो है वो CGS में दिया है, भार जो है या द्रव्यमान जो है वो हमें किस में दिया है, वो हमें SI में दिया, त्वरण जो है वो भी हमें ज्ञात किस में करना है, SI में। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो बल है इसको हमें SI में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 100 डायन दे रखा है, डायन को अगर न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 10 की पावर 5 से हम गुणा कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से बस इसके बाद तो हमें बिल्कुल सीधा निकालना है। ए का अगर हम मान निकालेंगे तो ए का मान हमारा कितना हो जाएगा, 100 गुणा 10 की पावर 5 बटे 50। और यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें कितना मिलेगा, ये देखिए ये हमें मिला 2 गुणा 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। द्रव्यमान हमारा 50 किलोग्राम था, बल जो था हमारा 100 डायन था, डायन को हमने बदल लिया न्यूटन में और मीटर पर सेकंड स्क्वायर में हमने त्वरण बता दिया। इसके बाद अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं गुरुत्वीय त्वरण के ऊपर कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। देखिए गुरुत्वीय त्वरण की अगर बात की जाए, गुरुत्वीय त्वरण की अगर बात की जाए तो देखो अगर बोला जाए SI में तो SI में इसका जो है वैल्यू जो है वो कितनी होती है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और CGS में अगर बोल दी जाए तो 9.8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये गुरुत्वीय त्वरण के लिए हो गया, ठीक है भाई। इसके बाद अगर ऐसा पूछ लिया जाए आपसे एक क्वेश्चन कि एक वस्तु को पृथ्वी के केंद्र पर ले जाए तो उसका द्रव्यमान होगा, किसी वस्तु को पृथ्वी के केंद्र पर लेके जाएं तो उसका द्रव्यमान होगा। ऑप्शन आपको दे दिया बढ़ेगा, दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया घटेगा, तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया अपरिवर्तित और चौथा ऑप्शन आपको दे दिया कि सभी। बताओ भाई, देखो एक वस्तु को पृथ्वी के केंद्र पर ले जाया जाए तो उसका द्रव्यमान क्या रहेगा, केंद्र पर लेके जाएंगे तो द्रव्यमान कैसा रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ऐसे ही एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वस्तु को केंद्र पर ले जाया जाए और ऐसे पूछ ले कि वो द्रव्यमान की जगह पूछ ले कि भाई भार होगा, भार कितना होगा वस्तु का, ऑप्शन फिर से हमारे पास यही है। तो अगर वस्तु का भार पूछ लिया जाए तो केंद्र पर वस्तु का भार जो है वो कितना होगा, 0 होगा केंद्र पर वस्तु का जो भार है वो। उसके बाद अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि पृथ्वी के केंद्र पर G का मान क्या होता है, पृथ्वी के केंद्र पर G गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा। ऑप्शन है आपके पास 0, 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और है लेस देन इक्वल टू 1। पृथ्वी के केंद्र पर G का मान जो है वो कितना होगा हमारा, वो होगा हमारा 0। इसके बाद फिर एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाएं तो G का मान क्या होगा, ऊपर की ओर जाएं तो G का मान क्या होगा। पहला कह रहा है बढ़ेगा, दूसरा कह रहा है घटेगा, तीसरा कह रहा है अपरिवर्तित और चौथा कह रहा है 0। देखो पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाएंगे तो G का जो मान है, G का मान घटेगा, ठीक है। उसके बाद एक ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाए कि किस समीकरण द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस समीकरण द्वारा पृथ्वी के तल से h ऊंचाई पर हो तो नए गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा। क्या पूछा, किस समीकरण द्वारा पृथ्वी के तल से h ऊंचाई पर अगर हम हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा। ऑप्शन हमें यहाँ पर दे दिया, पहला में दे दिया g डैश बराबर g1 माइनस h बटे r, दूसरा ऑप्शन हमें मिल गया g डैश बराबर g1 माइनस 2h बटे r, तीसरा ऑप्शन हमें कह रहा है कि g डैश माइनस g और चौथा हमें कह रहा है सभी। तो देखिए पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर अगर हैं तो नया जो गुरुत्वीय त्वरण होगा उसका जो समीकरण होगा वो
होगा जी डैश बराबर G1 माइनस 2H अपॉन R। ऐसे अगर हमसे अब ऊंचाई की जगह, ये ऊंचाई की जगह हमसे पूछ ले H गहराई पर हो, H गहराई पर हो, तब अगर समीकरण पूछ लिया जाए तो इस कंडीशन में जो समीकरण लगेगा वो होगा जी डैश बराबर G1 माइनस H बटे R। अगर गहराई के लिए पूछ लिया जाए तो जी डैश बराबर G1 माइनस H बटे R, और ऊंचाई के लिए पूछ लिया जाए तो जी डैश बराबर G1 माइनस 2H बटे R। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि समीकरण द्वारा पृथ्वी के तल से, अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि केंद्र पर हो, केंद्र पर चले जाएं तब गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा, तो केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, केंद्र पर G बराबर जो है वो हमारा कितना होगा, 0 होगा केंद्र पर G का मान। उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन और हमसे पूछा जाता है, छोटा सा एक क्वेश्चन और है कि भाई जो पोल होते हैं, ध्रुव होते हैं, उन पे गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है या जो भूमध्य रेखा होती है, जो इक्वेटर होती है उसके ऊपर। तो ये आपको याद रखना है कि पोल पे जो ग्रेविटी है वो ज़्यादा होती है इक्वेटर से, जो ध्रुव हैं उन पे जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो ज़्यादा होगा भूमध्य रेखा से। उसके बाद अगर किस कोण पर सर्वाधिक मान होगा, किस कोण पर सर्वाधिक मान होगा, तो 45 डिग्री कोण पर क्या होगा, मान जो है वो सर्वाधिक होगा। इसके बाद आगे के जो हैं टॉपिक वो हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक आप इनको अच्छे से करें, अच्छे से तैयारी करें अपने एग्जाम्स के लिए।